तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी भी सबसे ज़्यादा काम होता है, इसी पे पेटेंट बनाया जाता है। डू यू नो अबाउट पेटेंट? पेटेंट क्या होता है? पेटेंट, अच्छा, पेटेंट इस तरह के प्रोडक्ट को कहा जाता है जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जस्ट लाइक हम कोई जो है मेडिसिन बनाएं, कोई ड्रग बनाए, या कोई इस तरह का एक्सट्रैक्ट बनाए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हो या एंटीबॉडीज हो, तो फिर उसको रजिस्टर करवाने का जो भी प्रोसीजर होता है उसको पेटेंट कहा जाता है। क्योंकि पूछा जाता है कि ये जो पेटेंट है या नहीं है, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटी ही उस पर काम करती है, रिसर्चर ही उसी पे काम करते हैं, तो वो पेटेंट कहलाता है। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिस जिस चीज़ के, चाहे ड्रग्स के हों, चाहे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के रिकमेंडेशंस हों, या एग्रीकल्चर क्रॉप हैं या एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं, तो उनके जो भी हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं या उनको जो है हम यूज़ करें फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो जेनेटिकली मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज इन एग्रीकल्चर, तो हम जेनेटिकली जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, किसके लिए? क्रॉप के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए और फिशरीज के लिए। ठीक है, अब व्हाट डू मीन सर ये यहाँ से आपने स्टार्ट किया है? जी बेटा, यहीं से स्टार्ट किए। जेनेटिक मेकअप यानी कि जेनेटिकली वेरिएशन के बाद, जेनेटिकली यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद, यानी कि जीन की इंटरफेरेंस के बाद। जीन किस टाइप के होते हैं? व्हाट डू मीन बाय जीन? जीन का मकसद ये होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशंस ले आए, जेनेटिकली उसको अपडेट करें, जेनेटिकली उसके अंदर चेंजेस ले आए। ठीक है, वो चेंजेस स्ट्रेस के अगेंस्ट भी हो सकती है, वो चेंजेस ईल्ड प्रोडक्टिविटी यानी कि ईल्ड को डबल करने के लिए भी हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि हम वीट के अंदर, मेज के अंदर या कॉटन के अंदर हम क्या करते हैं, ईल्ड को बढ़ाने के लिए हम जेनेटिकली मेकअप करते हैं। ठीक है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ले आते हैं ताकि प्रोडक्ट ज्यादा हो। ठीक है, तो और क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी भी ज्यादा हो। ठीक है, इसी तरह कुछ जो है हम जेनेटिकली मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाई ये करते हैं कि कुछ क्रॉप्स को हम क्या करते हैं कि डिजीज फ्री करते हैं, यानी कि पैथोजन फ्री हो, पैथोजन के खिलाफ वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, इसी तरह अगर किसी इलाके के अंदर ड्राउट कंडीशंस हैं या सैलिनिटी की जो है वो सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, तो वो भी हम जो है जेनेटिकली मेडअप करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्रॉप के अंदर लाइव स्टॉक कहा जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनकी जो है फार्मिंग वगैरह, या उनके अंदर जो हम ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं, तो उनके अंदर भी जेनेटिकली मेकअप किया जाता है। इसी तरह फॉरेस्ट्री के अंदर किया जाता है, फॉरेस्ट्री के अंदर ग्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग की जाती है। ठीक है, वो भी आपको पता है कि ग्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग किस तरह की जाती है। फिशरीज, फिश फार्म भी आपको पता है कि अब की जा रही है। फिश फार्म जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश किया जा रहा है उनको, और सिंध के अंदर कराची से बाहर ठट्टा वगैरह, बदीन, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फिश फार्म है, या हैदराबाद की साइड पे भी फिश फार्म है। तो फिशरीज इंडस्ट्री को भी प्रोमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके अंदर भी जेनेटिकली जो है इसको वेरिएशन की जा रही है, जेनेटिकली इसको जो है वो बनाया जाए। तो ये तमाम किस चीज के अंदर आ जाती है? एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट, अब समझ गए प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज भी हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे किसी नेचुरल फिनोमिना के अंदर, या किसी नेचुरल, जस्ट लाइक क्रॉप है उसके सीड्स के अंदर करें, लाइव स्टॉक है तो हम ब्रीडिंग के अंदर करें, फॉरेस्ट्री है तो हम ग्राफ्टिंग या ड्राफ्टिंग के अंदर करें, फिशरीज है तो हम उनके जो है फूड के अंदर या उनकी ब्रीडिंग के अंदर हम जो करें, तो वो एक नया प्रोडक्ट हो जाएगा। वो नया प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, उसको पेटेंट करते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, और उसके लिए कौन कौन से कोड और पॉलिसीज होती हैं वो तमाम हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। और कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर जो कि ये काम करते हैं प्रोडक्ट्स का, और प्रोडक्ट पे काम किए जा रहे हैं, तो वो हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में किन किन चीजों को देखा जाता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, आज भी बता देता हूँ। जेनोमिक्स यानी कि जेनेटिकली वेरिएशन। ठीक है, ये इसके बारे में स्टडी की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि डीएनए वगैरह की जो है हम वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं, इस पर्पस के लिए हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं उसकी कल्चरिंग करते हैं, चाहे एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो तो उनके अंदर भी जो हम काम करते हैं वो भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता भी है सब बच्चों को। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस आती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, वो भी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि फर्टिलिटी वगैरह जो है, या जो है हम ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं, या हम जो है आर्टिफिशियली जो प्रोड्यूस करवाते हैं या फर्टाइल करवाते हैं, तो वो भी इस चीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन का मकसद होता है कि हम जो है माइक्रो बेस पर डीएनए आरएनए के अंदर चेंजेस ले आए या जेनेटिकली चेंजेस ले आए, तो वो माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है हम प्लांट्स के अंदर भी करते हैं, लेकिन आजकल जो है वो एनिमल्स के अंदर भी इसको जो किया जा रहा है। क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको जो है वो क्लियर है इस चीज में। तो ये तमाम जो है वो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के है अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा, मेजर बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सर क्या मेजर बेनिफिट्स हैं इसके, जो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट ले आते हैं। तो इसके जो है जो है कुछ फ्यू जो है इसके बेनिफिट्स हैं। ओवरकम प्रोडक्शंस, जिस तरह मैंने आपको बताया, जिसके हमने आपको एग्जाम्पल दी, एक काटन है, वीट है, मेज है, ठीक है, या चेरी वगैरह है, या बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बनाना है, एप्पल है, या इनके अंदर जो हम वेरिएशन ले आते हैं, ठीक है, और जो है इंटरएक्टेबल विथ कन्वेंशनल ब्रीडिंग या ब्रीडिंग करवाते हैं या जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस ले आते हैं, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। ओवरकम प्रोडक्शन इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, क्रिएट क्रॉप दैट रेजिस्ट पेस्ट एंड डिजीज, जिस तरह मैंने आपको कहा पैथोजन फ्री हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जेनेटिकली इस तरह हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसके अंदर हम इस तरह के एंजाइम्स को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं उन पेस्ट के अगर डिजीज के अंदर, ठीक है, जो डिजीज उस पर हमलावर होते हैं या पेस्ट हमलावर होते हैं उनके खिलाफ वो क्रॉप रेजिस्ट करते हैं। इसके अलावा रिप्लेसिंग टॉक्सिक केमिकल्स, आपको पता है इन्वायरमेंट हाईली पोल्यूटेड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है। तो हम क्या करते हैं कि टॉक्सिक रिप्लेसिंग करने के लिए हम कुछ जेनेटिकल वेरिएशन करते हैं, या इस तरह के जीन हम इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं प्लांट्स के अंदर, ताकि वो जो है इन हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड्स को रिमूव कर दें या इनके खिलाफ रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। देट हार्म द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, आपको पता है कि अगर प्लांट्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर इस तरह के टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाएंगे या वो हमलावर हो जाएंगे, तो जाहिर बात है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह हैं और ह्यूमन हेल्थ के लिए तो वैसे ही नुकसानदेह है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रोवाइड डायग्नोस्टिक टूल्स एंड वैक्सीन दैट हेल्प कंट्रोल डिवेस्टेटिंग एनिमल डिजीज, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोवाइड बायोटेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स, टेक्निक्स, स्किल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वैक्सीन हम बनाते हैं उन डिजीज के नेचर को देख के, एपिडेमियोलॉजी को देख के। अब इसमें आपको एक मैं एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। कोविड-19 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर, ठीक है। अभी जो है मैं आपको ये बता दूं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, आवाज आ रही है बेटा क्लियर आपको? यस सर। ठीक है, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो तो उसको क्या किया जाता है, पहले उसकी एपिडेमियोलॉजी समझी जाती है। एपिडेमियोलॉजी आप समझते हैं, यानी कि उसकी पूरी नेचर, पूरी लाइफ साइकिल स्टार्टिंग टू लास्ट तक उसकी पूरी नेचर को समझा जाता है कि किस तरह बिहेव करता है ऑर्गेनिज्म, किस तरह सरवाइव करता है होस्ट के अंदर, उसका क्या होता है सर्वाइवल, और एग्रेशन पार्ट क्या होता है, कब एग्रेसिव होता है, कब जो है वो किस टेम्परेचर पे जाके वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसके बाद वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, या किन केमिकल्स को। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड के तौर पर, तब जाके वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि कोविड-19 के लिए डिफरेंट जो है वैक्सीन बन चुकी हैं, ठीक है। अब तो फिलहाल इनिशियली उसको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता एक परमानेंट वैक्सीन भी रिलीज कर दी जाएगी जो कि उसके अगेंस्ट जो है फायदेमंद हो। तो कहने के लिए तो आसान है कि पूरी दुनिया इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उस पर हजारों किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। जब तक आप किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी नेचर से वाकिफ नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक जो है उस पर कोई काम नहीं किया जा सकता, तब तक उन पे वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। अच्छा, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है, प्रोवाइड डायग्नोस्टिक टूल्स, यानी कि लैब कंडीशंस के अंदर हमें इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ब्रेकआउट होने से बचाते हैं या उन पे काम करते हैं, उनकी नेचर पे काम करते हैं, उनके जो हैं। अब जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सिर्फ डायग्नोज कर सकते हैं, अब रिसर्च उसको जो है उस ब्रेकआउट को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, तो रिसर्चर का ये ज्यादातर काम होता है। अच्छा, वैक्सीन दैट हेल्प कंट्रोल डिवेस्टेटिंग एनिमल डिजीज, तो जो एनिमल्स जो कंट्रोल एनिमल डिजीज को कंट्रोल करना या वैक्सीन प्रोवाइड करना, तो ये तमाम जो है बेनिफिट है बायोटेक्नोलॉजी से। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस,
नए नए प्रोडक्ट्स बनाना, उनको पेटेंट करवाना, उनको रजिस्टर्ड करवाना और इंडस्ट्रियल यूजेस में उसको भेजना। तो इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटीज का बहुत ज़्यादा आपस के अंदर लिंक होता है रिसर्च के अंदर। जो रिसर्चर उसको प्रमोट करेगा वही चीज़ जो है वो इंडस्ट्री के लिए सुइटेबल होती है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये मैं सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं उस दिन बताई थी लेकिन मैंने स्पीड में बताए थे, आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताया था। अच्छा, कैन ऑफर बोथ डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है। इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ फूड्स, गोल्डन राइस वगैरह की इसकी एग्जांपल है। रिड्यूसिंग द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, कसावा विथ, अच्छा कसावा वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ, स्वीट पोटैटो लाइक होते हैं जो हम यूज करते हैं। एंड रिड्यूसिंग एलर्जेंस इन सर्टेन फूड्स, ठीक है, ये डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या हैं? रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज, ठीक है। इसका एक और ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पेस्टिसाइड को कम कर सकते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो बायो कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उनको पैथोजन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। लोअर अक्रेंस ऑफ माइकोटॉक्सिन्स, जो कि माइकोटॉक्सिन जो काज ऑफ इंसेक्ट और डिजीज डैमेज है, जो डिजीज और इंसेक्ट होते हैं उनकी हम लो अकेरेंस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, डिजीज हो या इंसेक्ट्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, उनको हम खत्म नहीं करते, रिड्यूस करते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंटल में एक कानून होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, वो ये होता है कि आप किसी पॉपुलेशन को खत्म नहीं कर सकते। अगर पॉपुलेशन खत्म करते हैं तो इन्वायरमेंट के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम इनको रिड्यूस करते हैं। ऑलवेज अगर आप देखें कि हम लफ्ज यूज करते हैं पॉपुलेशन को रिड्यूस करने का। अच्छा, इसके अलावा इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल फूड एंड द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो हैं इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बीटी एंड जीएमओ। बीटी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बेसिलिस थेराजिनेसिस जो है वो उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए? कॉटन के लिए। कॉटन की जो है इकोनॉमिकली कॉटन की जो है प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए बीटी का यूज किया गया है, या जीएमओ यूज किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। किस चीज के लिए? इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के लिए, या बायोटेक्नोलॉजी में जो है इनका जो है इम्पैक्ट दिया जाता है फार्मर्स को, कंज्यूमर्स को और सोसाइटी को, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड यील्ड्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी 3 to 4 टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल टेक्नोलॉजी, एक होती है कल्चरल टेक्नोलॉजी, एक होती है केमिकल टेक्नोलॉजी, एक होती है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, आ रही है बेटा आपको बात समझ? एक मिनट। जी सर। अच्छा, अब एग्रोनॉमिक टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोनॉमी? स्टडी ऑफ क्रॉप्स, इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, आप ये सिर्फ अपनी कॉपी वगैरह में उतार लें, मैं इसको जो है वो खत्म कर दूंगा, या आपके पास पेपर है तो वो यूज। अच्छा, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत सारे, जो मैं टेक्नोलॉजी लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टडी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इसके अंदर जो आता है एग्रोनॉमी का। टेक्नोलॉजी मैंने कौन कौन सी बताई? फिजिकल, फिजिकल, कल्चरल जी और बेटा आप लिख लेना, बायोलॉजिकल। मेरे लिखने का मकसद ही ये है, कल्चरल, केमिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, और कौन सी बताई बेटा आप लोगों को? बहरहाल बस इनफ है। अच्छा, फिजिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है? हम क्रॉप्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर जो है फिजिकल के अंदर, सर ये रिपीट कर रहे हैं बेटा मैं दोबारा ये बता देता हूँ। जो पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड यील्ड्स। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का मकसद, एग्रोनॉमिक होता है स्टडी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स की स्टडी को तमाम क्रॉप्स आ जाती हैं, क्रॉप्स की स्टडी को एग्रोनॉमिक कहा जाता है, डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं प्रैक्टिसेस और यील्ड के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि हम क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, फिजिकल टेक्नोलॉजी का मकसद होता है कि आप यूज करते हैं मशीनरी को, ठीक है, मशीनरी को आप यूज कर रहे हैं। मशीनरी जो है वीड को जो है वो क्या कर रही है? वीड को डिस्कार्ड कर रही है, ठीक है, वीड को जो है पिक कर रही है, एक ये हो गई फिजिकल।
सेकंड फिजिकल आ जाती है, आप जो है फिजिकली जो है उसको ट्रीटेड करवा रहे हैं, ठीक है, हीट से ट्रीटेड करवा रहे हैं, मॉइस्चर से ट्रीटेड करवा रहे हैं, या आर्टिफिशियली आप जो है उसको हीट दे रहे हैं, तो ये हो जाती है फिजिकली। कल्चरल टेक्निक्स बहुत सारी हैं। कल्चरल यानी कि प्लोइंग करना, ये भी कल्चरल टेक्निक्स में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैन्योर वगैरह प्रोवाइड करना, ये भी कल्चरल में आ जाती है, ठीक है। और भी कल्चरल के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि मैन मेड होती है, जो फार्मर अपने एक्सपीरियंस करते। केमिकल मकसद ये है कि आप स्प्रे कर दें, फ्यूमिगेट कर दें, यानी कि कोई या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें, इस तरह जो होती हैं वो केमिकल कहलाती हैं। बायोलॉजिकल का मकसद, जी बेटा रमशा, सर कुछ नहीं अच्छा बेटा ठीक है, सर। इट्स ओके। बायोलॉजिकल का क्या मकसद होता है? बायोलॉजिकल में आपको एक एग्जांपल बता दूं टेक्नोलॉजी। बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि अब जस्ट लाइक आपकी है राइस की फील्ड, तो राइस के अंदर क्या होता है कि राइस में आपको पता है कि पेडी क्रॉप्स पे, राइस क्रॉप पे पानी जो है वो 24 घंटे जो है अवेलेबल होता है क्रॉप को, ठीक। पानी अवेलेबल होता है तो पानी के अंदर आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स भी उस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। जो वाटर है, फ्रेश वाटर, अलजी भी आ जाती है, फ्रेश वाटर जो है इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जो वाटर लविंग इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके अंदर जो है सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, और बाजू का तो वही जो है उनकी एसोसिएशन बन जाती है बाकी ऑर्गेनिज्म से, और राइस जाते हैं। तो अब बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए क्या किया, थाईलैंड के अंदर या मलेशिया के अंदर या बाकी कंट्रीज में जहाँ पे राइस सबसे ज्यादा लगाई जाती है, तो उन्होंने क्या किया कि डक्स की फार्मिंग करना शुरू कर दी। यानी कि जहाँ पे क्रॉप राइस की होती है तो वहाँ पे डक के जो छोटे छोटे चिक होते हैं या छोटी छोटी जो स्टेज होती है डक्स की, इनिशियल स्टेज, तो उन्होंने क्या किया, डक को वहां पे फार्म करना शुरू कर दिया। तो डक वहां पे क्या करती थी, वो इंसेक्ट्स को, उन अल्जीज को क्या करती है, फूड के तौर पर यूज करती है। अब ये क्या हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म को आपने यूज किया एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो इन्वायरमेंटल, कोई रिस्क नहीं होता, इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल होता है। तो ये इसके जो है टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड यील्ड्स, तो इससे क्या होता है कि यील्ड और प्रोडक्टिविटी के अंदर जो है वो क्या होता है कि इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, इन चीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अच्छा, अब आगे चलते हैं। कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू बाय फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक क्रॉप। अच्छा, अब मेन चीज होती है कंज्यूमर्स विलिंगनेस। अच्छा, अब आपने एक चीज मार्केट के अंदर देखी होगी, हाइब्रिड चीजें। हाइब्रिड का मकसद होता है कि उसको जेनेटिकली उसको जो है मॉडिफाई किया गया है, यानी क्रॉप को जो है वो जेनेटिकली उसको पाया गया, यानी कि आर्टिफिशियली उसको जो है वो किया गया। अब बहुत सारे जो है चीजें, अब इसकी चिली की आप एग्जाम्पल ले लें, चिली जो है आजकल हाइब्रिड चिलीज भी आ रही है, ठीक है। यहाँ हाइब्रिड और भी जो है वेजिटेबल्स आ रहे हैं, तो उन के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर्स जो होते हैं, यानी कि जो ले रहे होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो इन चीज़ों से ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ पे जो है वो डिपेंड करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो आर्टिफिशियल है, इसके अंदर शायद बेनिफिट्स इतने ना हो, ठीक है, वो क्वालिटी इसके अंदर ना हो, या वो विटामिन या प्रोटीन्स वगैरह वो ना हो जो के अंदर होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है वो कंज्यूमर्स को विल करवाना पड़ता है, उनको सेटिस्फाई कराना पड़ता है, तब जाके वो जो है, या अदर प्रोडक्ट्स जो हैं डिराइव की जाते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप से, तो उनकी वैल्यू जो होती है मार्केट में लेस होती है एज कंपेयर टू नेचुरल के। बात आ रही है समझ में बेटा आपको? अच्छा, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं, अगर वो क्रॉप जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो उनकी इतनी मार्केटिंग नहीं होती एज कंपेयर टू जो नेचुरल होते हैं, या नेचुरल उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, वो ट्रांसजेनिक नहीं होते। तो उनकी क्वालिटी और मार्केटिंग के अंदर और उनकी मार्केटिंग के अंदर फर्क होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, मशरूम्स, ठीक है बेटा, ये माइक पता नहीं किसका वो ऑफ कर दे, ठीक है, एक मिनट बता देता हूँ किसका माइक ऑन है। तो फेल बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक को प्लीज म्यूट कर दे, ठीक है बेटा, तो इससे डिस्टरबेंस हो रही है। अच्छा बेटा, चलते हैं आगे। तो क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं या ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, तो उनका जो है हम क्या करते हैं, जो नेचुरल क्रॉप होती हैं उनके अंदर जो नेचुरली प्रोडक्ट्स होते हैं, या नेचुरली उसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, या बाकी चीज़ें होती हैं, वो एज कंपेयर टू जो है बाकी
क्रॉप्स में जो होते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के अंदर कम होते हैं। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा था मशरूम की। मशरूम जो नेचुरल ग्रो होते हैं, जस्ट लाइक अभी रेनफॉल में डिजर्ट एरिया के अंदर जो ग्रो होते हैं, उनके अंदर विटामिन वगैरह या उनके अंदर जो रिच होते हैं प्रोटीन। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप उसकी फार्मिंग करेंगे, उसमें थोड़े से लेस होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली ग्रो करवाए जाते हैं। तो इस चीज के बारे में आपको बताना पड़ता है, इन चीज को आपको जो है वो विलिंगनेस करानी पड़ती है, आपको मार्केटिंग करानी पड़ती है। जी बेटा आमना, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा चले, गलती से हो गया। अच्छा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एसोसिएटेड जी सर, कॉस्ट। आपने अभी कहा जिस तरह से जी 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 सर, जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो हाइब्रिड होते हैं उनकी लेस जो है ना हमारे डिमांड होती है, और आपने कहा कि उनमें विटामिन्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल। लेकिन ये बात हमने पढ़ी है बायोटेक्नोलॉजी में कि हम लोग इस तरह क्या करते हैं कि मोर विटामिन्स वगैरह जो है ऐड कर देते हैं आर्टिफिशियली। तो मुझे ये बात आपकी थोड़ी सी समझ नहीं आई। बेटा मैं मतलब आपको बताता नेचुरल हूँ, में अगर आपने आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। बाजूकात हम क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जेनेटिकली जो किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसके अंदर विटामिन का, प्रोटीन्स का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। बाजूकात हम सिर्फ उसको स्ट्रेस रेजिस्ट के लिए हम उसको जो है वो करते हैं, या ड्राउट रेजिस्ट के अगेंस्ट उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं। अब मैं आपको जो है जस्ट लाइक कॉटन, कॉटन अब कुछ एरियाज के अंदर या सिंध के एरियाज के अंदर आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सेलेनिटी की। तो अब क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर जो है जीन को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो सेलेनिटी के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सके, लेकिन उसके प्रोटीन वगैरह विटामिन के लिए जो है ना उसको नहीं करवाया जा रहा, उसके जो है ट्रीटेड नहीं करवाया जा रहा, या उसके अंदर ऐड नहीं करवाया जा रहा उसके जीन के अंदर। तो बाजों का इनके अंदर जो है वो कमी होती है। अब हाइब्रिड जो होती है, क्या उसकी जो चिल्ली, हाइब्रिड चिल्ली जो मैं आपकी एग्जांपल दे रहा था, उनके अंदर जो है ना वो इतनी जो है स्पाइसी नहीं होती एज कम्पेयर टू जो नेचुरल होती है, क्योंकि उसके अंदर वो स्पाइसी नहीं है, उसके अंदर इतनी एडिटिव यानी कि नहीं करवाए गए जो फूड कंपाउंड्स होते हैं, या जो है बाकी चीजों को इतना ज्यादा वो नहीं करवाया गया। लेकिन इन फ्यूचर जाके इस चीज को भी, कमी को पूरा किया जाए, इस डिमांड को भी पूरा किया जाए, तो बाज़ औक़ात इन चीजों के अंदर जो है ना मार्केटिंग नहीं होती। अब अगर किसी से मालूम कर दें तो ट्रांसजेनिक क्रॉप की इतनी मार्केटिंग नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी जो नेचुरल क्रॉप्स होती है, उसकी मार्केटिंग ज्यादा होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि मार्केटिंग को जो है वो बढ़ा दिया जाए। अब देखें नीचे आप एक लास्ट लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप टेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्री आजकल इसी चीज को कंसंट्रेट कर रही है, इसी चीज को जो है वो फोकस कर रही है कि प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग जो है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप की, उसको भी, क्रॉप टेक्नोलॉजी को उसको भी बढ़ाया जाए, उसको भी जो है वो जो है टेक्नोलॉजी पे जो है वो कुछ इम्प्लीकेशंस की जाए, कुछ उसके अंदर चेंजेस लाया जाए, कुछ उसके अंदर जो है मॉडिफाई किया जाए, ताकि उसको जो है वो मॉडिफाई करके उसकी मार्केटिंग को जो है वो किया जाए। एक मिनट में 5 मिनट सफर करो बेटा, 1 मिनट में यार, आप 1 मिनट वेट करें। हाँ क्या हाँ तो फिर क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ। अल्लाह बेटे कहाँ हो? ये अपनी वही पर्सनल तरह ना साइड में जाके करना बात है, अभी सर आ जाएंगे, ये सवात में घूम रहे हैं। नहीं, जब तक सर कड़े नहीं बातें दरबार करो। पे भी हाजिरी दिया करा। आमना, जी सर कामरान को बोलो अलाउ करो मुझे। जी बेटा क्या हो इतना गया? क्लास में तुम एक साथ दो दो क्लास ले रहे हो? हेलो सर आ चुके हैं गाइस। बेटा अब खामोशी ना, मैं स्टॉप, ठीक है मैं आ गया। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन दोनों चीज़ों पे अब इंडस्ट्री कंसंट्रेट कर रही है, प्रोडक्शन प्लस मार्केटिंग पे, ठीक है, ताकि मार्केटिंग को भी जो है वो इसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाई जाए, ताकि इसका भी जो है वो फायदा हो। अच्छा, चलते हैं आगे।
अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स विल ओनली बी वाइडली अडॉप्टेड इफ दे प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स। अब ट्रांसजेनिक क्रॉप के लिए मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा यानी कि फिजिकल पैरामीटर्स उसके कंट्रोल होते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप आपको पता है टिश्यू कल्चरिंग से लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो आते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है वो एडॉप्शन की होती है, वो एडॉप्ट नहीं कर पाते। अब कहा जाता है कि 10% टू 20% जो है वो सक्सेसफुल है ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है। इसका जो बेसिक नेचर, बेसिक जो है वो उसके क्या क्या जो है पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम पोल्यूशन, एक्सट्रीम सॉइल पीएच, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो इतना ज़्यादा जो है एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अच्छा, अगर ये फार्मर को इसको जो है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जो सॉरी इकोनॉमिकली इसको बेनिफिट मिलेगा तो वो इसको जो है प्रीफर करेगा, अदरवाइज जो है फार्मर इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप को प्रीफर नहीं कर रहे, वो ज़्यादातर दोबारा उसी चीज़ों पे आ जाते हैं जो पहले जो है उन्होंने नेचुरल लगाई हुई होती है। नेचुरल के लिए ज़्यादा मसला ये होता है कि पेस्ट एंड डिजीज़ के बड़े इश्यूज आते हैं। अच्छा, ट्रांसजेनिक क्रॉप के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होता है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सर्वाइव नहीं कर पाते क्रॉप्स ज़्यादातर जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप। अच्छा, टेक्नोलॉजी देयर आर एम्प्लॉयड इन अ सीड, ठीक है। सीड की मैं आपको बता रहा, सच एज ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेजिस्टेंस में भी इजियर फॉर स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल के लिए तो वो बेनिफिशियल है, यानी कि अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर ट्रांसजेनिक क्रॉप को लगा दें तो वो जो है वो इजीली ग्रो कर जाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल पे, अगर ओपन एरिया पे, लार्ज स्केल पे, हेक्टर्स के अंदर, 1000 हेक्टर के अंदर, 100 हेक्टर के अंदर अगर आप उसको ग्रो करवाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और उसको कंट्रोल करना भी जो है मुश्किल है, और रिसोर्सेज भी आप जो होते हैं वो फार्मर के पास नहीं होते। हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो इतने हाई फाई नहीं है, वो यानी इतने ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के अंदर रिच नहीं है, टेक्नोलॉजी के अंदर रिच नहीं है, उनके पास रिसोर्स नहीं होते, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप को ओपन फील्ड्स में लगाना या उनको करना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम बायोटेक्नोलॉजी पैकेजेस पर्टिकुलर इन लाइव स्टॉक एंड फिशरी एरियाज। अच्छा, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी पैकेजेस या सक्सेसफुल कहाँ है, लाइव स्टॉक के अंदर इसको सक्सेसफुली यूज़ किया जा रहा है। जो आपको पता है डोमेस्टिक एनिमल के अंदर जो ब्रीडिंग होती है वो सक्सेसफुली हो रही है, ऑस्ट्रेलियन काऊ वगैरह को हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, वो सक्सेसफुली है। फिशरीज के अंदर सबसे ज़्यादा इसको सक्सेसफुली यूज़ किया रही है, और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह फिशरी की बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है और उसको काम किया जा रहा है। इस एरिया पे जो है इस जो है अगर आप देखें कॉर्नर में या इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ें सक्सेसफुल हैं एज कम्पेयर टू क्रॉप के अंदर जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात होती है सर्टेन इंस्टीट्यूशनल एंड मैनेजरल एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर इस पे काम नहीं कर रहा होता, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा होता है। मैं आपको छोटी सी इसमें एग्जांपल दे देता हूँ। अब क्रॉप्स के लिए एक आती है फील्ड ऑफिसर की पोस्ट या फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट। उनका काम क्या होता है कि वो फील्ड पे जाके फार्मर को जाके अवेयरनेस दें, फार्मर को जाके पेस्ट के बारे में बताएं, डिजीज को कंट्रोल के बारे में बताएं, या कुछ दिन पहले लोकस्ट, टिड्डी दिल जिसको कहा जाता है, लोकस की बड़ी जो है प्रॉब्लम थी। कोई भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पे आपको नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। वो जो है आपको नहीं मिलेंगे। मेरे ख्याल में एक तो उनका जो है प्लेन था, जो जेट त्यारा था, वो भी गिर गया था क्योंकि वो पुराने पड़े पड़े वो खराब होने। कराची के अंदर भी बहुत सारे जो है एग्रीकल्चर के रखे हुए हैं, बहुत पुराने पुराने प्लेन जो कभी उड़ने के काबिल नहीं है। तो क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूट चलाने वाले लीडर नहीं है, ठीक है। अब जो अवेयरनेस देनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है। अब क्या है, यहाँ के फार्मर बेचारे क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर जो हैं वो ढोल बजा रहे होते हैं या बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जो मैं आपको पता है कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, पटाखे छोड़ रहे होते हैं, धुआं कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, या जो एक्सीलेटर दे रहे होते हैं बाइक्स वगैरह का, या ट्रैक्टर भी कहीं नोटेड किया गया ट्रैक्टर्स को भी चला रहे होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को किया जा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लोकस जो होते हैं मिलियन ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल तो करने से रहे, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे करवा रहे हैं इंट्रोड्यूस, तो उसको जो है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए या उनको कंट्रोल करने में जो है बड़ा वक्त दरकार होता है।
लेकिन यहीं पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पेप्सी या कोको कोला है, उसको जस्ट आप स्प्रे करेंगे तो भी भाग जाएंगे। आपको पता है कि पेप्सी और कोका कोला जो है उसके अंदर कुछ जो है उसके अंदर सोडा भी प्रेजेंट होती है, और एज अ सोडा को जो है वो पेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बांग्लादेश के अंदर यूज किया जा रहा है, हालांकि वहां पे कुछ एरियाज के अंदर पेप्सी और कोको कोला को बैन किया गया है। आज भी अगर गूगल के अंदर आप जाके लिखेंगे पेप्सी और कोको कोला यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, तो आपके पूरे पास डिटेल आ जाएगी, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये है कि वो पेस्टिसाइड के अगेंस्ट यूज। तो लोकस के लिए बेस्ट है, अगर आप 1 लीटर वाली बोतल लें, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप थोड़ा सा उसको स्प्रे करेंगे तो लोकस फ्लाई ओवर कर जाएगी, भाग जाएगी। तो इस तरह की अवेयरनेस देना, या जो है सर मट्टी का तेल। जी बेटा। सर पर कोक और पेप्सी में स्वीटनेस इतनी होती है तो उस पे एज अ स्वीटनेस पे अटैक नहीं करेंगे? स्वीटनेस तो होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना पेस्टिसाइड वो ज्यादा उसका कॉमन फैक्टर है। आप ऐसा करें, कोई भी आप यानी कि घर के अंदर थोड़ा सा अगर इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जो चींटियां होती है इस पे थोड़ा सा स्प्रे करेंगे, वो सारी बेचारी मर जाएंगी या तो भाग जाएंगी। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो पेस्टिसाइड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर आप इस पर सर्च आउट करना चाह रहे हैं, आप जस्ट गूगल पे लिख लें पेप्सी एज अ पेस्टिसाइड, तो आप देखें पेस्टिसाइड के लिए इसको यूज किया जा रहा है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। तो मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल आपको बता दी। तो असल में बात ये हो रही थी कि मैनेजमेंट और अवेयरनेस ये जो है फर्ज होता है गवर्नमेंट के इदारों का, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स जो है प्रॉपर बेनिफिट्स पे बात हो रही थी। ठीक है, अच्छा, अब सोशो इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन से हैं? टू इम्पोर्ट जीएम इंटीग्रेंट्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आर मैन्युफैक्चर्स फूड्स एंड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग जीएम इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि अगर आप जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं, मिसाल तौर क्रॉप्स हैं, फूड हैं, फ्रूट है, या आपका वेजिटेबल है, अगर आप उसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको बताना पड़ता है, आपको यानी कि पूरी डिटेल उनको बताना पड़ते हैं कि ये प्रोडक्ट जो आ रही है या ये वेजिटेबल या फ्रूट आ रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो वो कौन कौन से जो आपने जेनेटिकली इसको ऑर्गेनिजम्स हैं या किस प्रोटोकॉल से आपने इसको मॉडिफाई करवाया, तो वो भी सारी चीजें जो है बतानी पड़ती है। तो इस वजह से सोशो इकोनॉमिक इश्यूज भी बाज़ रिपोर्टेड हुए हैं, तो वो इम्पोर्ट नहीं हो पाती। ठीक है, तो या तो इसको कहा जाता है कि इंटरनेशनली इसको अलो किया जाए, जीएम सीड्स को प्लांटेड किया जाए कमर्शियली, या अगर हम स्मॉल स्केल पे करते हैं तो इसमें सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं, जो कि 2 इश्यूज मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये 2 इश्यू जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है, प्रोडक्ट्स की डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या आप वेजिटेबल, अगर जस्ट लाइक मैंने स्मॉल स्केल में कुछ वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करवाया, उनकी जो है क्वालिटी और ये जो है क्वांटिटी बहुत अच्छी है, मैं उसको अगर इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में आ जाती हैं। अब आप उसको प्रोटोकॉल बताएं, अब आप सारी चीज़ें दें, तो वो कमर्शियली या तो इसको इजाज़त दी जाए ताकि हम इसको जो है कमर्शियली इसको प्लांटेड कर सकें। अच्छा, और क्या चीज़ें होती हैं पॉलिसी, यानी कि प्रोडक्ट्स को हम सेव करने के लिए और क्या कर सकते हैं? पॉलिसी ऑन रिसर्च इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एक पॉलिसी बनाई जाए वर्ल्ड वाइड के तौर पर, ताकि हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी रिसर्च करें वो बायो जो है वो प्रोटोकॉल, वो पॉलिसी पूरी दुनिया के अंदर हो। जस्ट लाइक अब मैं आपको बताऊं, क्लाइमेट के पे एक जो है बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस के अंदर, शायद आप लोगों को याद हो, ये 1-2-3 साल पहले की बात है। तो वहाँ पे रिकमेंडेशंस की गई थी वर्ल्ड वाइड के तौर पर कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत सारा इश्यूज हो रहे हैं, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए ये रिकमेंडेड किया था कि आप जो स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग वो जो रिलीज हो रही है तो उसको आप फिल्टर करें, ताकि उसमें से पोल्यूटेंट डिस्चार्ज ना हो, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है। तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो जो है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बनाए जाएं और वर्ल्ड वाइड के तौर पर जो है उसको की जाएं, ताकि एक सेट बैलेंस हो, सेटिंग का बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में न सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है पर प्राइवेट भी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको अगर होते आप क्लास में मेरे सामने तो मैं आप लोगों से पूछता कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, अच्छा, एप्रोप्रिएट लॉज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म,
ठीक है, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाए जाएं, एक मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जाए टू इंश्योर जीएम फूड प्रोडक्ट्स कैन नॉट हार्म द हेल्थ ऑफ पीपल। ठीक है, अब जो फूड आप जेनेटिकली मॉडिफाई करवा रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्म नहीं करते, किसको हार्म नहीं करते, हेल्थ को या लोगों को हार्म नहीं करते, एनिमल्स को हार्म नहीं करते, ठीक है, इन्वायरमेंट को नहीं करते, और पोलिनेट नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो इसी तरह की इनके अंदर कोई भी यानी कि हार्मफुल या डिसएडवांटेज नहीं है। तो इस तरह के लॉज एंड रेगुलेट्स जो हैं वो इंश्योर करवाएं तमाम पीपल्स को, तमाम लोगों को, ठीक है। अच्छा, एंड वेदर फूड कंटेनिंग जीएम प्रोड्यूस शुड बी लेबल्ड। अच्छा, वो तमाम फूड पे यानी कि हम लेबल लगा दें। अब क्या होता है कि मार्केट में कुछ फल पड़े हुए हैं, अब हमें तो नहीं पता कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, उस पर बाकायदा लेबलिंग अगर होगी तो लोग जो हैं इस हिसाब से उसको खरीदेंगे या इस हिसाब से यानी उसको देखा जाएगा। हमारे यहाँ तो कोई लेबलिंग नहीं होती, आप अगर चले जाएं मिर्ची लेने चले जाएं आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि जो खवातीन हैं बाज़-औक़ात उनको तो पता चल जाता है कि ये जो हैं हाइब्रिड हैं या ये जो पतली वाली हैं ये जो हैं आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है, या जो तेज़ कौन सी तेज़ होती है और कौन सी तेज़ नहीं होती। अगर जैसे लाइक हमारे जैसे किसी को भेज देते हैं या हम किसी छोटे बच्चे को भेज देते हैं कि 1 पाव मिर्ची ले आए, तो उनको तो नहीं पता चलेगा। तो लेबलिंग यानी कि आप इस चीज़ पे करवाई जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अंडर प्रोसेस हैं, इनको जो है वो देखा जा रहा है। ठीक है, बातें आ रही है समझ में आप लोगों को बेटा? अल्लाह ही जानता है आप लोगों को क्या जो है बातें आ रही हैं समझ में नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको? सही कह रहे हैं सर आप। या वो सारे बच्चे सो रहे हैं? नहीं सर, आप सही कह रहे हैं, अल्लाह ही जानता है क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कौन था मेरा, ये बताए पहले, किसकी आवाज उसामा। थी? उसामा बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा? सर इतना